हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है जेनेटिक्स का, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी कि आपको वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाला आपका चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आपको मैंने पहले भी बताया था कि दो वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। पहला आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो वंशागति के नियम मेंडल द्वारा दिए गए थे, 3 नियम उन्होंने वंशागति के दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? आपका प्रभाविता का नियम था, जिसमें आपने ये देखा था कि जब दो हम पेरेंट्स लेते हैं, ऐसी पेरेंटल जनरेशन में दो हम ऐसे पौधे लेते हैं जो प्योर होते हैं, यानी कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट होते हैं। जैसे हमने लंबाई के लिए कैपिटल टी वाला जीनोटाइप लिया था और छोटे पौधे के लिए ड्वार्फ प्लांट लिया था, जो सारे लक्षणों में एक समान था, केवल लंबाई का लक्षण उसका डिफरेंट था। उसमें क्रॉस कराए जाने पर जो F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन या प्रथम संकरित पीढ़ी आपको मिली थी, उसमें दिखने में सभी के सभी पौधे लंबे थे, यानी उनका जीनोटाइप चेंज हो गया था, लेकिन फिनोटाइप का मतलब दिखने में वो कैसे थे, सभी के सभी लंबे थे। लेकिन क्या था, अब आज के समय में, इतने एडवांस समय में तो हमें पता है कि जब टॉल और ड्वार्फ का कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो एक जीन्स, एक एलील ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, डोमिनेट कर दिया। तो बौना वाला जो पौधा था उसके लक्षण पे जो लंबा वाला पौधा था उसने अपने आप को डोमिनेट कर दिया था। तो ये प्रभाविता का नियम हुआ था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि अलग अलग गैमीट्स जो बनते हैं उसमें वो अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ प्योर गैमीट्स वाला था और लॉ ऑफ डोमिनेंस था, ये दोनों का अपवाद के रूप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस सामने आ गया, यानी अपूर्ण प्रभाविता का नियम आ गया। अपूर्ण प्रभाविता के नियम में क्या देखा आपने कि स्नैप ड्रैगन फ्लावर जो है उसमें लाल रंग के पुष्प वाला पौधा, उसका क्रॉस जब सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे से कराया गया तो जो रिजल्ट सामने आया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एकदम विपरीत था। जो फूलों का रंग था F1 पीढ़ी में वो गुलाबी हो गया था। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पॉइंट हो गया। इसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल्स के बारे में बताया था, एक 4 o'clock प्लांट और दूसरा स्नैप ड्रैगन प्लांट। तो इन दोनों का नाम आपने याद कर लिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जो डिस्कवरी की थी वो सर कॉरेंस ने की थी। अब हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और डोमिनेंस और रेसेसिव क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हुए कोडोमिनेंस के बारे में हम समझेंगे। आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कंप्लीट हो चुका है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कंप्लीट हो चुका है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या पढ़ा था कि ट्रू ब्रीडिंग रेड प्लांट जो था, रेड फ्लावर वाला ट्रू ब्रीडिंग प्लांट और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट, दोनों में क्रॉस करवाए जाने पर F1 जनरेशन में पिंक फ्लावर आपको मिले थे। सभी के सभी पौधे का जो फूल का रंग था वो गुलाबी था। तो इसमें आपका, और उसके बाद जब F2 जनरेशन में पुनेट स्क्वायर से जीनोटाइप पता किया गया तो 1:2:1 का रेशियो आया था। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो इसमें समान था। इसके बाद बच्चों एक चीज है, जैसे आपका F1 जनरेशन को जब सेल्फ पॉलिनेट किया जाता है तो F2 जनरेशन में जो परिणाम मिले वो आपके परिणाम थोड़े से ऐसे थे, जैसे हमने ये देखा यहाँ पे हमने देखा कि प्योर रेड प्लांट और प्योर व्हाइट प्लांट का जब क्रॉस कराया गया तो पिंक कलर के फ्लावर्स मिले, है ना। 1:2:1 का रेशियो यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 का आया और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 का आया। तो आपका जो इन तीनों चीजों को पढ़ने के बाद आपका जो डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वास्तव में डोमिनेंस क्या होता है, वास्तव में जो ये प्रभाविता, जो प्रभावी शब्द है, जो ये प्रभाविता है डोमिनेटिंग वाला, ये एक्चुअल में क्या है। कुछ जो एलील्स होते हैं कुछ डोमिनेंट क्यों होते हैं,
क्वेश्चन ये है कि रेड ही डोमिनेट क्यों कर रहा है, या लंबाई में टॉल ही डोमिनेट क्यों कर रहा है, क्यों कुछ कैरेक्टर्स रेसेसिव हैं, कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेटिंग हैं। इसके पीछे की बात को समझेंगे। हर एक जीन में एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है जो आपका आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करती रहती है। तो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम मनुष्यों की बात कर लें तो हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं। एलील्स हमें जोड़े के रूप में हर एक जीन की 2 कॉपी पाई जाती है, मतलब एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट हम कह सकते हैं, कॉपी होती है ना। अब हेट्रोजाइगोट में 2 एलील्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते, है ना। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स का जो डिप्लॉयड सेल है, क्रोमोसोम्स, उसमें एक्स और वाई, जैसे सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। और एक्स एक्स होता है, गर्ल्स में एक्स एक्स होता है और बॉयज में एक्स वाई होता है। तो एक लक्षण के लिए हेट्रोजाइगोट में 2 एलील्स जो हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, यानी एक समान नहीं होते हैं। जैसे आपका अब एलील्स की विभिन्नता के कारण उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है कि पर्टिकुलर एलील में कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाए। जैसे हम एक जीन का एग्जांपल लें, जिसमें जो भी लक्षण आपके नजर आते हैं, इसको इस पॉइंट को समझेंगे कि जो लक्षण नजर आते हैं बच्चों, वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस के कारण होते हैं, एंजाइम्स के बनाने की सूचना होती है उनके अंदर। अब जो जीन की दोनों कॉपीज हैं उसके एलीलिक फॉर्म्स होते हैं, तो मान लेते हैं नॉर्मल एलील जो है नॉर्मल एंजाइम को बनाता है और एक सबस्ट्रेट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी है ना। जैसे एक केस हो सकता है जब नॉर्मल एंजाइम बने या थोड़ा सा कम एफिशिएंट एंजाइम का निर्माण हो। एक हो सकता है कि ऐसा एंजाइम का निर्माण हो जो नॉर्मल फंक्शन करता हो, और एक हो सकता है कि एंजाइम का निर्माण ही ना हो। हम बात किसके बारे में करें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस, तो हम उसके बारे में बात करें, उस पॉइंट को हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस में हम क्या देखेंगे बच्चों कि फर्स्ट केस में जो मॉडिफाइड एलील है वो अनमॉडिफाइड एलील के इक्विवेलेंट है, यानी कि अगर एलील किसी भी एंजाइम या नॉन फंक्शनल एंजाइम का अगर निर्माण करता है तो फिनोटाइप चेंज हो सकता है ना। जैसे बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एंजाइम का जो निर्माण होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस जो हो जाती है, उसकी हम बात इसलिए करें कि जैसे हमारे मनुष्यों की हम बात करेंगे, हमारे बालों का रंग पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है, हमारी आंखों का कलर पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है, हमारी त्वचा का रंग पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है, इवन हमारा ब्लड ग्रुप भी पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है कुछ केसेस में, है ना। तो ये जो है फिनोटाइप, ये अनमॉडिफाइड एलील की फंक्शनिंग पर डिपेंड करता है। अब अनमॉडिफाइड एलील यानी फंक्शनिंग एलील जो है वो डोमिनेंट एलील होता है और जो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करता है। जो मॉडिफाइड एलील जो है जनरली रेसेसिव होता है, यानी अगर कोई हम ये कह सकते हैं जो मूल रूप में, जैसे ओरिजिनल और फोटोकॉपी की बात होती है, ओरिजिनल ब्रांड और फर्स्ट कॉपी ब्रांड, है ना। आपको पता ही है, जैसे कोई भी ब्रांड होता है तो उसकी एक ओरिजिनल होती है, उसकी कीमत एकदम अलग होती है, और जो फर्स्ट कॉपी होता है उसकी कीमत ओरिजिनल से कम होती है। हर चीज का डुप्लीकेट, तो जो डुप्लीकेट है वो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे बहुत सारी ब्रांड के कपड़े आते हैं या ओरिजिनल सिल्क की साड़ी आती है, तो आप सभी को पता है कि सिल्क की साड़ी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। ओरिजिनल जो ब्रांडेड कपड़े हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन उनकी नकल कर ली जाए, उनकी फर्स्ट कॉपी बना दी जाए, तो जब वो ओरिजिनल नहीं है तो उसकी कीमत घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो ओरिजिनल ब्रांड है वो मार्केट पे कब्जा करके रखता है, और जो उसका फर्स्ट कॉपी है वो मार्केट पे कब्जा नहीं कर पाता है। अब उसको हम कोडोमिनेंस के संदर्भ में समझेंगे कि डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर कैसे हो जाता है। जो ओरिजिनल
जो ओरिजिनल कॉपी होती है, जो ओरिजिनल फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो जनरली डोमिनेंट एलील होगा, और जो आपका मॉडिफाइड एलील होगा वो जनरली रेसेसिव होता है। ठीक है, तो अब जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया उसमें रेसेसिव ट्रेट दिखने से या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या नॉन फंक्शनल होता है। मतलब पॉइंट समझ में आ गया। मान लीजिए कोई रेसेसिव ट्रेट दिखाई पड़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड एंजाइम उस एलील पर या तो बना ही नहीं है या बना है तो नॉन फंक्शनल है, मतलब उसका नो यूज है ना। अभी तक हम जिस क्रॉस की चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे F1 जनरेशन में दो पेरेंट्स में से किसी एक से मिलता था, जिसको हम डोमिनेंस या प्रभाविता के नियम में समझ रहे थे, या दोनों पेरेंट्स के मध्य जो लक्षणों वाला था जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह रहे थे। अब इसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया बच्चों, जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस आखिर क्या कहता है? कोडोमिनेंस जो है ये कहता है कि both the alleles for a character are dominant and express its full character is called codominance। यानी कि कोई भी कम नहीं है, दो दोस्त हैं तो दोनों के दोनों डोमिनेटिंग है, वो अपनी बात कंप्लीट कर रहा है, दूसरा वाला अपनी बात कंप्लीट कर रहा है, और दोनों की बात सामने वाले को सुनना मजबूरी है। मतलब वो पहले की भी बात सुन रहा है, पहला भी बहुत प्रभावी तरीके से बोल रहा है और दूसरा भी बहुत प्रभावी तरीके से बोल रहा है, मतलब टक्कर जो है वो एकदम कांटे की है। कोडोमिनेंस का मतलब ये है कि F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स से मिलता जुलता कैरेक्टर पास ऑन हो जाएगा, जिसके लिए ह्यूमन बीइंग में आप अगर ABO ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने वाली अलग अलग जो रेड BCs होती हैं उसमें हम बात करेंगे, या और हम अलग अलग ग्रुप्स की बात करेंगे, कौन सा ग्रुप कैसे क्या कैसे बनता है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे हम। कोडोमिनेंस में हम ह्यूमन बीइंग के ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे। आपका जो कोडोमिनेंस का मतलब पहले सभी बच्चों को समझ में आ गया। कोडोमिनेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? कोडोमिनेंस का मीनिंग होता है कि दोनों के दोनों एलील्स, आप सभी को पता है कि किसी भी कैरेक्टर पे एक जीन्स पे एक ही लक्षण के लिए दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, तो बोथ द एलील्स फॉर अ कैरेक्टर आर डोमिनेंट। यानी दोनों के दोनों एलील्स अगर प्रभावी होंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों अपने आप को ठीक तरीके से एक्सप्रेस कर पाएंगे, और इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। यानी कि दोनों अपना डोमिनेटिंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए हम ABO ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमंस में वो कंट्रोल होता है 3 एलील्स के द्वारा, है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपका कंसेप्ट आ रहा है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स। 3 एलील्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं ह्यूमंस के अंदर। ABO ब्लड ग्रुप जो I जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो रेड ब्लड सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सतह से उभरे हुए शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये शुगर किस तरीके के होंगे ये जीन I पर डिपेंड करता है। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स ऑफ अ जीन I। ये जो जीन I है इसी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का लक्षण सामने आएगा, है ना। अब उस पर 3 तरीके के एलील्स हैं, एक है IA, दूसरा है IB और तीसरा है केवल I। ठीक है, अब इसमें देखो ABO लोकस इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9। यानी जो ABO वाला पॉइंट है, लोकस के बारे में मैंने आपको समझाया था कि क्रोमोसोम पे किसी एक स्पेशल जगह पे अगर जीन की जो लोकेशन है उसे हम लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम 9 पे यानी 9th नंबर पे ABO लोकस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे IA जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन A। यानी एंटीजन A के प्रोडक्शन के लिए IA वाला जीन रिस्पॉन्सिबल है, जिसपे IA वाला एलील है। IB इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन B। यानी एंटीजन B का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? IB रिस्पॉन्सिबल है। और I does not produces any एंटीजन, यानी ये जो स्मॉल I है वो किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन यानी कि एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना। तो जब ये 3 केसेस आ गए,
IA और IB ये कुछ डिफरेंट तरीके की शुगर का प्रोडक्शन करते हैं या एंटीजन का प्रोडक्शन करते हैं, जबकि जो स्मॉल आई है वो किसी तरीके का कोई एंटीजन नहीं बनाता है। ठीक है, तो अब इसमें IA और IB, तो I के ऊपर कंप्लीटली, यानी जो IA है ये वाला और IB है ये स्मॉल I के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट है, यानी कि ये पूर्ण रूप से अपना असर दिखा रहा है। स्मॉल आई पर वो डोमिनेटिंग है, स्मॉल आई पर वो प्रभावी हो जा रहा है ना। लेकिन IA और अगर आई स्मॉल आई साथ हो, वो अभी हम उसमें समझेंगे कि किस तरह से, अगर मान लीजिए IA एंटीजन A हो और स्मॉल आई हो, तब कौन सा प्रभावी होगा। अगर I9q34 is the location or locus of the ABO gene on chromosome 9 which codes for the ABO blood group, ये जो है 9th जगह पे, जो 9th पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे किसी जीन का स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, तो 9th नंबर पे जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है वो ABO जीन है, जो क्रोमोसोम 9 है, वो कोड करता है ABO ब्लड ग्रुप को। अब इसमें देखें कि IA और IB आर कोडोमिनेंट एंड डोमिनेंट ओवर I, यानी IA और IB जो हैं ये दोनों के दोनों सह प्रभाविता वाला लक्षण दिखा रहे हैं। ये स्मॉल I पर डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि स्मॉल I पर प्रभावी हैं। तो अगर ब्लड ग्रुप A ग्रुप होगा तो जीनोटाइप क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। या तो IA वाला एंटीजन और IA वाला कॉम्बिनेशन होगा जीनोटाइप में, या IA और स्मॉल I हो सकता है, क्योंकि स्मॉल I क्या है, अप्रभावी है। मतलब स्मॉल I जो है वो अपने आप को वो नो एंजाइम है, वो एंटीजन का प्रोडक्शन वहां पे नहीं हुआ है। तो स्मॉल I तो मतलब जीरो समान हो गया। तो IA और IA के कॉम्बिनेशन से A ब्लड ग्रुप बन सकता है, और अगर IA और स्मॉल I का कॉम्बिनेशन है तो भी A ब्लड ग्रुप ही बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे। बी ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो जहां पे IB एंटीजन बना है और IB दूसरा एंटीजन, उसका कॉम्बिनेशन होगा तभी बी ब्लड ग्रुप वाला ह्यूमन होगा, है ना। IB और स्मॉल I के कॉम्बिनेशन में भी, क्योंकि IB डोमिनेट कर देगा, स्मॉल I कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो स्मॉल I भी उसका कोई लक्षण ही नहीं है, तो मतलब वो जीरो समान है। तो उसमें भी बी ग्रुप जो है वो IB वाला कॉम्बिनेशन या IB और स्मॉल I वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर हम AB की बात करें, क्योंकि ग्रुप जो है आप सभी को पता है, मनुष्यों में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं। हम लोगों में 4 तरीके का ब्लड ग्रुप हो सकता है। या तो कोई A ब्लड ग्रुप का हो सकता है, A पॉजिटिव A नेगेटिव, या कोई B ब्लड ग्रुप का हो सकता है, B पॉजिटिव B नेगेटिव, या कोई AB ब्लड ग्रुप का हो सकता है, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, या कोई O ग्रुप से हो सकता है, जिसमें O पॉजिटिव भी हो सकता है और O नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो उसके कौन कौन से कॉम्बिनेशन संभव हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर IA और IB, तीसरे केस में देखते हैं हम AB ब्लड ग्रुप जहां पे बन रहा है, अगर IA और IB के साथ होने पर ये दोनों अपने अपने शुगर को, यानी कि दोनों अपने अपने प्रोटीन को, एंजाइम को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो ये घटना कोडोमिनेंस कहलाती है। यानी कि ये जो पार्ट है आपका, यही वाला स्पेशल है, इसी घटना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। ये जो आपका AB ब्लड ग्रुप का बनना है, इसी घटना को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। इसी को हम सह प्रभाविता का लक्षण कहते हैं, जहां पे एंटीजन A और एंटीजन B दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। यही घटना कोडोमिनेंस कहलाती है या सह प्रभाविता कहलाती है, जहां पर दोनों अपने अपने शुगर्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, यानी कि दोनों ने अपने अपने लक्षण को दिखा दिया और दोनों के लक्षण सामने आ गए और AB ब्लड ग्रुप के रूप में वो दिखाई दिया। अब 3 तरीके के एलील्स होने के कारण, है ना, जैसे
आपका रेड ब्लड सेल्स में ए और बी दोनों तरीके की शुगर्स होती हैं। अगर हम 3 तरीके के एलील्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आई ए होता है, आई बी होता है और स्मॉल आई होता है। अब 3 तरीके के एलील्स होने के कारण 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। वो 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ह्यूमन ए बी ओ ब्लड ग्रुप के 6 जो अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के 6 अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं। तो जीनोटाइप तो 6 प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन है कि फिनोटाइप कितने प्रकार के संभव हैं? तो फिनोटाइप जो है वो केवल 4 प्रकार के संभव हैं, जिनके बारे में हमने बात कर ली। जीनोटाइप 6 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन फिनोटाइप केवल 4 प्रकार का हो सकता है। या ए ग्रुप होगा, बी ग्रुप होगा, ए बी ग्रुप होगा या ओ ग्रुप होगा। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है वो मल्टीपल एलील्स का भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलील्स सामने आ जाते हैं। तो कोडोमिनेंस जो है इसमें सेम कैरेक्टर को 3 एलील्स नियंत्रित करते हैं, है ना। याद रखें, एक व्यक्ति में सिर्फ 2 एलील्स हो सकते हैं, और चूंकि यहाँ पे 3 एलील्स मौजूद हैं और 2 ही एलील्स रह सकते हैं, तो 2 ही शो होंगे, मतलब 2 ही एलील्स रह सकते हैं, तो एक कहीं ना कहीं छूट जाएगा। मतलब 3 हैं पर ऑप्शंस है, केवल 2 ही ले सकते हैं। यहाँ पर मौजूद 3 है पर 2 ही लेगा, 2 ही लेगा तो 2 ही सामने आएगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है और क्या क्या संभावना है, कोडोमिनेंस का कंसेप्ट अगर समझ में आ गया हो कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया, फिर हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ लिया, फिर हमने उसका अपवाद पढ़ लिया, यानी कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया। अब उसके बाद हम कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं। कोडोमिनेंस में हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही लक्षण अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप सामने आ गया जिसमें दोनों लक्षण, दोनों ही एलील्स प्रेजेंट हैं और दोनों प्रभावी वाले एलील्स प्रेजेंट हैं, तब वो ए बी ग्रुप के रूप में सामने आ गया। तो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं? अगर ब्लड ग्रुप हो ए और ए, है ना, मान लो क्रॉसिंग हो, तो मान लो पेरेंट ए ब्लड ग्रुप का है और मदर भी ए, मतलब फादर ए ब्लड ग्रुप का है, मदर भी ए ब्लड ग्रुप की है, तो जीनोटाइप क्या क्या पॉसिबल है? आई ए और आई ए का जीनोटाइप हो सकता है, तो पॉसिबल फिनोटाइप क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। मान लीजिए आई ए और आई स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन हो जाए, आई ए हो एक में और एक में आई हो, तो भी ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और यदि आई ए हो और आई ए और ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। ठीक है। इसी तरह से अगर बी और बी का क्रॉस हो, जिसमें आई बी हो सकता है, आई बी दोनों में हो सकता है, तो क्लियर बी ब्लड ग्रुप आएगा। अगर आई बी और स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन हो तो भी बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा। और अगर आई हो और आई हो तो भी बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा या ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरीके से संभावनाएं, पॉसिबल जीनोटाइप और पॉसिबल फिनोटाइप जो है वो आपको बताया गया। तो ये तो हो गया बच्चों आपका कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब आप सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया। तो अब ये वाला चार्ट सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये चार्ट सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगी क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट। और इस चार्ट को नोट करने के बाद, इस फ्लो चार्ट को नोट करने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसा होगा तो चाइल्ड कैसा होगा, उसकी कौन कौन सी संभावना है, 2 जीनोटाइप पे फिनोटाइप कैसा होगा किसी भी बच्चे का। मतलब इस फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से समझने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे ये जानने में कि माता का ब्लड ग्रुप और पिता का ब्लड ग्रुप यदि मैच होता है तो इसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, है ना। पेरेंट केस 1 है
यदि पेरेंट का भी ए ब्लड ग्रुप है और मतलब फादर का भी ए ब्लड ग्रुप है और मदर का भी ए ब्लड ग्रुप है, तो चाइल्ड कैसा हो सकता है? वो या तो ए ब्लड ग्रुप वाला होगा, आइदर ही और शी इज ए ब्लड ग्रुप, या वो ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। संभावनाएं क्या क्या बनेंगी वो सभी बच्चों को देखना है। फिर दूसरा केस देखेंगे, यदि ए ब्लड ग्रुप के फादर हैं, बी ब्लड ग्रुप की मदर हैं, तो संभावना क्या क्या बन सकती है? चाइल्ड ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, आइदर ए आइदर बी, या वो ए बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, या वो ओ ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है। नेक्स्ट केस देखते हैं। एक केस में ब्लड ग्रुप पेरेंट्स का मतलब फादर का ए है मान लीजिए, मदर का ए बी है, ठीक है। उसमें उसका जो बच्चे होंगे उसमें क्या क्या ब्लड ग्रुप की संभावना है? या तो ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा, या बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा होगा, या ए बी ब्लड ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट केस देखते हैं, चौथा पॉइंट। एक पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। अब क्या संभावना बनती है? यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप का चाइल्ड हो ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? या तो ए ब्लड ग्रुप का चाइल्ड होगा या फिर ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड हो जाएगा, है ना। हम पहुंचे हैं इस पर, आपका 4th नंबर का केस हमने देखा। या तो फादर का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, मदर का ओ हो सकता है, या वाइस वर्सा हो सकता है, फादर का ओ हो सकता है और मदर का ए हो सकता है। पर जो फिनोटिपिक संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है ब्लड ग्रुप की, वो या तो ए ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा या ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा होगा। अब अगर बी ब्लड ग्रुप का पेरेंट्स है, मतलब बी ब्लड ग्रुप है, बोथ ऑफ पेरेंट्स हैविंग बी ब्लड ग्रुप, यदि माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप समान है, बी ब्लड ग्रुप के हैं, तो संभावना क्या है? बी ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी संभावनाएं हैं, मतलब यहाँ पे बी पॉजिटिव हो, यहाँ पे बी नेगेटिव हो, या बी पॉजिटिव हो। तो क्या क्या संभावनाएं क्या हैं? या तो बी पॉजिटिव हो सकता है, या बी नेगेटिव हो सकता है, या ओ पॉजिटिव हो सकता है, या ओ नेगेटिव हो सकता है। ये है संभावनाएं, ठीक है। उसके बाद यदि हम क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और लिखते समय याद रखें, ये फ्लो चार्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो आप काफी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर पाएंगे, है ना। मान लीजिए यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है और पेरेंट्स में माँ का ब्लड ग्रुप ए बी ग्रुप है और पिता का केवल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे संभावनाएं क्या क्या बनती हैं? या तो जो चाइल्ड है, जो बच्चा होगा उनका उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है। 3 संभावनाएं हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का सबसे ज्यादा इजी पता करना, मतलब विदाउट टेस्ट भी अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर पेरेंट्स का यानी माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप एक समान होता है तो संभावनाएं बहुत कम होती हैं। अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप एक समान होता है तो संभावनाएं कम होती हैं। जैसे अगर आपका समान होने का मतलब यह है कि माता का भी ब्लड ग्रुप बी हो, पिता का भी ब्लड ग्रुप बी हो, तब संभावना ऐसी होती है कि एक नेक्स्ट केस देखेंगे बच्चों कि मान लीजिए फादर का ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है और माँ का जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो ले रहे हैं वो हम ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं हम पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम कोडोमिनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने के लिए एक अलग से सेशन पूरा है जिसमें हम ए पॉजिटिव नेगेटिव की चर्चा करेंगे, यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वो आपका 12th में नहीं है टॉपिक, वो आपका पहले की ही क्लासेस में आपको बताया जा चुका है। यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं कोडोमिनेंस के बारे में, यानी कि कैरेक्टर्स किस तरह से अपने आप का एंजाइम कैसे बनता है और कैरेक्टर्स कैसे अपने आप को शो करते हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो जब ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप की बात आती है
कि कौन से वर्ग का रक्त होगा उनके शरीर में, उसकी जब बात आती है तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, फिनोटाइप कैसा कैसा हो सकता है। मतलब अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे के कौन कौन से ब्लड ग्रुप के होने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस वाले आपका जो ये वाला चार्ट है, इस वाले चार्ट से आपको ये समझने में एकदम आसानी हो जाएगी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यदि आता है तो आप बिल्कुल क्लियर सही तरीके से आंसर कर पाने में सक्षम होंगे कि यदि जो ये कॉम्बिनेशंस आपको दिए गए हैं, ये कॉम्बिनेशन से आप ये जान पाएंगे कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या क्या संभावना है, मतलब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बन सकता है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, मान लीजिए फादर का बी ब्लड ग्रुप है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, या ये वाइस वर्सा हो सकता है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ हो और मदर का ब्लड ग्रुप बी हो, तो क्या संभावना बनेगी, बच्चा केवल बी ब्लड ग्रुप का ही होगा या ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। मतलब ये मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे समझाने का आपको मतलब ये है कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि फादर बी हो मदर ओ हो, या वाइस वर्सा मदर आपका बी हो और फादर ओ हो, तो क्या ए वाला ब्लड ग्रुप नहीं पॉसिबल है। मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या क्या संभावना है। तो संभावनाएं जो हैं, जो पॉसिबल ब्लड ग्रुप होगा आपका, पॉसिबिलिटी जो जिस ब्लड ग्रुप की है वो आपका सामने दिखाई पड़ रहा है। यदि ए बी ग्रुप है ना, जहां पे एक्सप्रेस होने वाला जीन जो है, ए बी ब्लड ग्रुप में एक्सप्रेस होने वाला जीन आई ए आई बी होगा, यहाँ पे भी मदर में भी आई ए और आई बी आपका एलील जो है प्रेजेंट होंगे, जीन जो एक्सप्रेस करते हैं अपने कैरेक्टर्स को। अब यहाँ पे चाइल्ड कौन कौन सा हो सकता है, कॉम्बिनेशन बने तो ए ब्लड ग्रुप का भी चाइल्ड हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप का भी चाइल्ड हो सकता है, या संभावना है ए बी ब्लड ग्रुप दोनों हो जाए। यानी पे 3 पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, ठीक है। अब नीचे देखेंगे ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें आपका ए या बी हो सकता है, क्योंकि ओ ग्रुप जो है वो स्मॉल आई, जब 2 स्मॉल आई एक साथ मैच होते हैं तभी ओ ग्रुप बनता है। तो जैसे ही ए बी ग्रुप के साथ उसका कॉम्बिनेशन होगा तो स्मॉल आई जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ओ ग्रुप होने की संभावना नहीं। केवल ओ ग्रुप होने की संभावना तभी है जब जो एंजाइम है वो यहाँ पे जो एलील्स का कॉम्बिनेशन था, स्मॉल आई और स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन हो, तो यहाँ पे ओ ग्रुप बन सकता है। अब ये चार्ट आप सभी ने नोट कर लिया है बच्चों, तो अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा, जैसे आई ए आई बी का कॉम्बिनेशन हुआ या स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन हुआ, उस पॉसिबिलिटीज के बारे में भी हम बात करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने कोडोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जाना, और ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लिया हमने, और एक चार्ट मैंने आपको दिखाया। आई थिंक आप सभी ने वो चार्ट नोट कर लिया होगा। अगले सेशन में हम जो चार्ट हमने देखा, उस चार्ट में हम खुद से ये नोट करके देखेंगे कि कौन कौन से एलील के कॉम्बिनेशन पे कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।